Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 4, second phase of Indian national movement, partition of Bengal and other developments. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with Surat split of 1907. बेटा 1907 में कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, उसको हम पढ़ेंगे जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, सूरत स्प्लिट. ठीक है, देखो जैसे ही बंगाल का पार्टीशन होता है तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है, असर्शन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड्स का. किस में? इंडियन पॉलिटिक्स में. आई बात समझ में? बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ पहले भी हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, अंग्रेज़ों ने हमारी नहीं सुनी, फिर भी बंगाल को डिवाइड कर दिया. पर जब बंगाल का डिवीज़न हो गया तो यहाँ पर हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में इंट्रोडक्शन हुआ, असर्शन हुआ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड्स का. जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनका अब ये मानना था कि भाई ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है हमारे लिए, इंडियंस के लिए, कि हम कोई कंसेशन ले पाएंगे बाय राइटिंग पेटिशंस एंड प्रेयर्स. देखो शुरुआती जो कांग्रेसी नेता थे वो हमेशा काय की पॉलिटिक्स करते थे, प्रेयर्स की, पेटिशंस की, हाथ जोड़ के अंग्रेज़ों के सामने खड़े हो जाना, याचिकाएं लिखना. पेटिशन का मतलब क्या होता है? याचिका मतलब एक वो लेटर जैसे लिखा एक व्यक्ति ने, साइन बहुत सारे व्यक्तियों ने किया है, जो बहुत सारे लोगों की बात. जैसे मैं अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखूंगी, मुझे 2 डे का लीव चाहिए, तो वो मेरी अकेले की है. पर कॉमनली जब हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं कि भाई इस एरिया में पानी की प्रॉब्लम है, कोई पार्क नहीं है ना, तो वो पेटिशन, याचिका. तो अब जो हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनका मानना ये था कि भाई इस तरीके से प्रेयर पेटिशन से हमें अंग्रेज कोई कंसेशन नहीं देंगे. ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे हमारे लिए, हमें तो इनसे सारी चीज़ें छीन लेनी है. जो यंग मैन थे, ठीक है, वो पूछ रहे थे कि भाई व्हाट इज़ गुड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन. जो एजिटेशन हम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में करते हैं उसका क्या मतलब है जब उसका रिजल्ट सिर्फ इतना ही आना हो कि हमारी बार बार इंसल्ट की जाए. और देखो बंगाल का पार्टीशन भी कर दिया जबकि हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते रहे. तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का कोई मतलब नहीं है. अब ये जो यंग लीडर्स थे वो पूछ रहे हैं क्या किया हमने, इतने टाइम प्रोटेस्ट किया. 1903 में लॉर्ड कर्जन ने डिसाइड किया था, 1905 में बंगाल को डिवाइड भी कर दिया. हम 2 साल एजिटेशन करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, फिर भी पार्टीशन तो हुआ ना बंगाल का. कुछ मतलब है इससे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन का? तो कौन पूछ रहे हैं? यंग मैन. जो कोलकाता सेशन था कांग्रेस का जो 1906 में हुआ, उसे हम कह सकते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ की तरह देखा गया, शॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़. किस किस के बीच में? मॉडरेट व्यूज़ वाले जो लीडर्स थे उनके बीच में, और जो स्टर्डी नेशनलिस्ट थे, मतलब जो कट्टरपंथी नेता थे जो आज़ादी को छीन के लेना चाहते थे, उनके बीच में, कट्टर राष्ट्रवादी और जो मॉडरेट व्यूअर्स थे उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ की तरह देखा गया कोलकाता सेशन को, जो कब हुआ? 1906 में. दादा भाई नेहरू जी को स्पेशली बुलाया गया इंग्लैंड से कि भाई आप आओ. दादा भाई नेहरू जी को स्पेशली बुलाया गया इंग्लैंड से. लीडर्स ने, जो मॉडरेट व्यूज़ रखते थे उनके लीडर्स ने दादा भाई नेहरू जी को बोला प्लीज़ आप आओ और इस सेशन को, कोलकाता सेशन को जो 1906 में हो रहा है, इसे प्रिसाइड करो. समझ में आ रही है बात? देखो कोलकाता का जो सेशन था कांग्रेस का 1906 में, उसे हम कैसे देखते हैं कि भाई यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा दोनों ग्रुप्स के बीच में. किसके बीच में? असर्टिव नेशनलिस्ट और मॉडरेटर्स के बीच में. तो यहाँ पर दादा भाई नेहरू जी इस टाइम इंग्लैंड में थे, उन्हें स्पेशली बुलाया जाता है कि भाई आप आओ और इस सेशन को प्रिसाइड करो. ये एक समझदारी वाला, चतुराई वाला मूव था. किसकी साइड से? जो मॉडरेटर्स थे, जिनके व्यूज़ मॉडरेट थे, उनकी साइड से. और दादा भाई नेहरू जी को सिर्फ बुलाया इसलिए गया था क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट बने कांग्रेस की. समझ में आई? इट वॉज अ क्लेवर मूव, द पर्पस बीइंग टू प्रिवेंट तिलक को प्रिवेंट करना था कि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ना बने. A split was steered, but personality of grand old men prevented it. ठीक है, जिस तरीके का माहौल चल रहा था कांग्रेस के बीच में, जो टसल थी, उस टसल को, उन क्लैशेस को देखकर ऐसे लग रहा था कि स्प्लिट हो ही जाएगा. कांग्रेस टूटेगी ही टूटेगी, एक स्प्लिट की संभावना सबको लग रही थी. पर ग्रैंड ओल्ड मेन,
दादा भाई नौरोजी की पर्सनालिटी ने इसे रोक दिया, स्प्लिट नहीं हुआ। और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी कहते हैं भाई ये छोटे छोटे जो एम्स हैं इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी तो बड़ा हमारा एम है स्वराज, हमें फाइनली आज़ादी लेनी है। स्वराज वॉज प्रोक्लेम्ड बाय द कांग्रेस प्रेसिडेंट एज द गोल ऑफ इंडिया, और घोषणा की गई कि हमें छोटी छोटी बातों पे बहस दिमाग नहीं लगाना है, हम सब का जो मेन गोल है वो तो क्या है, स्वराज है। आई बात समझ में? चलो अब हम देखेंगे टू स्कूल्स ऑफ नेशनलिज्म। अब हमारे नेशनलिज्म की दो ब्रांचेस बन जाएंगी। देखो दोनों का एम यही है कि भारत आज़ाद हो जाए, पर दोनों के तरीक़ों में इतना अंतर है, सोच में इतना अंतर है कि ये चाह कर भी साथ नहीं रह पाएंगे। और हम देखेंगे कि कांग्रेस का स्प्लिट हो जाएगा, कांग्रेस 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी। पहली बार किसी भी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अब तक स्वराज शब्द को बोला था, ठीक है। एक और रिमार्केबल फीचर था कोलकाता सेशन का कि यहाँ पर रेजोल्यूशन पास हुआ था स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट का। फिर से ध्यान से सुनो, ये जो वर्ड स्वराज है इसे पहली बार किसी कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बोला था अब तक। दूसरा एक और रिमार्केबल फीचर था कोलकाता सेशन का, वो ये था कि यहाँ पर रेजोल्यूशन पास होता है स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट का। कांग्रेस इन दोनों ही प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लेती है। पहले भी हमने पढ़ा है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बायकॉट करोगे तो उसको रिप्लेस करोगे ना किसी चीज़ से। तो जब आप फॉरेन गुड्स को बायकॉट कर रहे हो तो किससे रिप्लेस करोगे? इंडियन गुड्स से। क्लियर है? अब बेटा खुल्लम खुल्ला स्वराज की बात करना, स्वदेशी मूवमेंट को अडॉप्ट करना, बायकॉट मूवमेंट को लॉन्च करना, ये सारी चीज़ें क्लियरली ये बता रही थी कि अब कांग्रेस में डायनेमिज्म तो आ रहा है, गतिशीलता आ रही है। अब कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जो आंख बंद करके अंग्रेजों पे विश्वास करेगी, प्रेयर्स की पॉलिटिक्स करेगी, पेटिशंस की पॉलिटिक्स करेगी, ऐसा नहीं था। दिस क्लियरली शोड दैट डायनेमिज्म वाज गेनिंग ग्राउंड इन द कांग्रेस। जो लीडर्स थे जिनके मॉडरेट पॉलिटिकल ओपिनियंस थे वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे इस डेवलपमेंट से। समझ में आ रही है बात? कांग्रेस के अंदर ये जो डेवलपमेंट हो रहे थे कि आप बस सीधे सीधे ये बोल देना कि आज़ादी तो छीन के लेनी है ना, इसी बात से कांग्रेस की जो मॉडरेट पॉलिटिकल लीडर्स थे, जिनके मॉडरेट व्यूज़ थे, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि भाई दे वॉन्टेड टू इंसर्ट अ क्लॉज इन द कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन। वो चाहते थे कि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज इंसर्ट किया जाए कि जो स्वराज है उसको हम अचीव करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से, लड़के झगड़ के बिल्कुल भी नहीं। आई बात समझ में? देखो कांग्रेस बदल रही थी, पर जो ओल्ड गैंग थी कांग्रेस के, जिन्हें हम मॉडरेटर्स कहते हैं, वो इस बात से, इन डेवलपमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो चाहते थे कि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक क्लॉज जोड़ दिया जाए कि भाई हम स्वराज तो अचीव करेंगे, पर स्वराज को अचीव कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से ही करेंगे, लड़कर नहीं, वॉयलेंस के साथ नहीं। मुझे बात बताओ, ये क्लॉज अगर कांग्रेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ देती तो जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे ना, गरम दल के जो नेता थे, मॉडरेटर्स को नरम दल बोला करते थे और असर्टिव्स को गरम दल बोला करते थे। गरम दल के नेताओं को ये बात समझ में आती क्या? उन्हें पता चल गया था भाई अब तक अंग्रेज़ों ने कभी हमारा सपोर्ट नहीं किया, जब हम प्रेयर और पिटीशन की पॉलिटिक्स करते रहे तो आगे क्या वो करेंगे? नहीं। तो यहाँ पर असर्टिव नेशनलिस्ट को एक सेटबैक लगने वाला था कि भाई कांग्रेस तो, ये जो मॉडरेटर्स हैं ये तो कुछ भी बोलते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से हमें क्या मिलेगा, हमें आज तक कुछ मिला है जो आगे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनका मानना था दूसरी तरफ कि जब तक हम स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स कभी नहीं मिलेंगे। इफ़ वी वांट टू अचीव आवर टारगेट्स ऑब्जेक्टिव, देन वी हैव टू पुट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पर वहीं पर जो मॉडरेटर्स है वो क्या बोल रहे थे? नहीं भाई कुछ भी हो जाए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को छोड़ना नहीं है। क्लियर है बेटा? जो स्वदेशी और बायकॉट थे वो बेसिक कंपोनेंट थे इस प्रोग्राम के, इस मेथड ऑफ स्ट्रगल के। समझ में आ गई बात? जो स्वदेशी और बायकॉट थे ये बेसिक कंपोनेंट्स थे इनके प्रोग्राम के, और ये जो मेथड थी स्ट्रगल की ये मॉडरेटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर फाइनली हम किसको
बाइकआउट कर रहे थे ब्रिटिश गुड्स को, फॉरेन गुड्स को। तो मॉडरेटर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया 1907 में। कहाँ पर? सूरत में। व्यूज़ में डिफरेंसेस है, एक चाह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से होना चाहिए, दूसरा चाह रहा है कि छीन लेना चाहिए, प्रेशर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये लोग बहुत टाइम तक साथ में नहीं जा पाएंगे और यहीं पर इनका क्या होगा? स्प्लिट। अब हम सूरत सेशन की बात करेंगे कि सूरत सेशन में एक्चुअल में हुआ क्या क्या। तो जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्होंने प्रपोज किया लाला लाजपत राय का नाम कि भाई सूरत सेशन के प्रेसिडेंट यही बनेंगे, ठीक है। पर जो मॉडरेट पॉलिसीज़ पे बिलीव करने वाले लीडर्स थे उन्होंने बोला नहीं, रास बिहारी घोष बनेंगे। फिर से ध्यान से सुनो अब सूरत सेशन की पूरी कहानी। जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनना चाहिए सूरत सेशन का। पर वो लीडर्स जिनके मॉडरेट व्यूज़ थे, मॉडरेट पॉलिसीज़ को जो चाहते थे, उन लोगों ने रास बिहारी घोष का नाम दिया। जब सेशन सूरत का बिगिन हुआ कब? दिसंबर 26, 1907 में। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन था। क्लियर हुई बात? जैसे ही सूरत सेशन बिगिन होगा दिसंबर 26, 1907 में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और ये सेशन जब एंड होगा तो बहुत मैश और बहुत फेलियर रहेगी, ठीक है। क्योंकि अब दोनों ही एक दूसरे को सुनने को, समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है। दोनों अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, भले वो असर्टिव हो, भले वो मॉडरेट्स हो। सूरत सेशन में कांग्रेस का जो स्प्लिट था वो ऑफिशियल हो गया और लगभग अब आने वाले 9 साल तक असर्टिव नेशनलिस्ट जैसे तिलक और जो दूसरे लोग हैं वो कांग्रेस से बाहर रहेंगे। समझ में आ रही है बात? 1907 में कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तिलक और इनके जितने भी साथी नेता थे जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे द रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार ने कैसी दमनकारियाँ नीति अपनाई, कितनी रिप्रेसिव मेथड्स का यूज़ किया हमें परेशान करने के लिए, हमारे नेशनलिस्ट को परेशान करने के लिए। तो बेटा जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था फ्रीडम के लिए। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी अंग्रेज़ के पास जाती हूँ, प्लीज़ सर आप ये कर दें, ये एप्लीकेशन हमने लिख दी है, ये पेटिशन हमने लिख दी है, इस पर ध्यान दें, तो अंग्रेज़ क्या मुझे मारेंगे पीटेंगे? बिल्कुल नहीं। बोलेंगे हाँ ठीक है मैडम, हम देखते हैं क्या होता है, हम कर देंगे आपके हिसाब से। पर वहीं पर मैं बोलूँगी भैया सुनो, ये धमकी है, ये कर ही देना, नहीं तो देखना हम क्या कर देंगे। तो वो मुझे ज़रूर या तो वहीं मार देंगे या तो मुझे जेल में डाल देंगे। तो जो हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो चीज़ों को मांगने में नहीं, छीनने में बिलीव करते थे। तो जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे फ्रीडम के लिए। हमने पहले ही देख लिया कि तिलक को भैया सिर्फ लिखने के लिए, जब केसरी में उन्होंने लिखना चालू किया, उस लिखने के लिए ही उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और वो भी इंडिया जेल में नहीं, म्यांमार की मैंडले जेल में, अंडर द सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट ऑफ 1907। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तिलक तो बेचारे हमारे पहले ही जेल जा चुके थे, पर अंडर द सेडिशियस मीटिंग एक्ट ऑफ 1907 एक सेडिशियस मीटिंग एक्ट आया। कब आया? 1907 में, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था उसने मना कर दिया कि कोई भी मीटिंग नहीं होगी अंडर द सेडिशियस मीटिंग एक्ट ऑफ 1907। ये एक नया एक्ट आया 1907 में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि भाई कोई भी मीटिंग नहीं होगी, आप अगर मीटिंग होल्ड करते हो तो ये पनिशेबल है। क्लियर है? उसने क्योंकि मीटिंग को प्रोहिबिट किया हुआ था, रोका हुआ था कि अब नहीं होगी। जो न्यूज़पेपर एक्ट था 1908 का, उसका एम था कि उन सारे एडिटर्स को पनिश किया जाएगा जो अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लिखेंगे। तो ज़रा दोनों एक्ट को ज़रा लर्न कर लो बेटा। सेडिशियस मीटिंग एक्ट आया 1907 में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रोहिबिट किया कि आप कोई मीटिंग नहीं लेंगे। फिर न्यूज़पेपर एक्ट आया 1908 में, जिसका एम था पनिश करना उन एडिटर्स को कि भी न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत भी कुछ किसके खिलाफ लिखा हो, ब्रिटिश रूल के खिलाफ लिखा हो। ठीक है, आप बस लिख दो, देखना फिर क्या होगा आपके साथ। अब बेटा रजनी पल में दत्त, ठीक है, क्या है ये? राजानी मत पढ़ना इसको, राजानी नहीं है, रजनी पाल में दत्त कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी अरेस्ट कर लिया गया था अगर वो नेशनल सॉन्ग गाते थे तो। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया जिन्होंने नेशनल सॉन्ग को गाया। सच मेजर्स फेल टू अरेस्ट द नेशनलिस्ट मूवमेंट।
बेटा अंग्रेजों की ये जो छोटी मोटी हरकतें थी, तुमको क्या लगता था इसकी वजह से हमारे नेशनलिस्ट रुकने वाले थे क्या? बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले थे। ठीक है, राजानी पलमेदत्त कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो नेशनल सॉन्ग गा रहे थे। अंग्रेजों को लगता था ये छोटे छोटे मेजर्स हम लेंगे तो ये पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये जो मेजर्स थे ये फेल कर गए, ये कभी भी अरेस्ट नहीं कर पाए नेशनल मूवमेंट को रोक नहीं पाए। ऑन द कंट्ररी, इसके अपोजिट में क्या हुआ, रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स बढ़ने लग गए बंगाल में भी और पंजाब में भी, दोनों ही जगह बहुत सारे रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स बनने लग गए और धमाके करने में भी पीछे नहीं रहते। कभी किसी को मार दिया, कभी किसी अंग्रेज को रोक लिया, कभी किसी को गोली मार दी, किसी को कुछ भी कर दिया। मतलब ये लोग बिल्कुल अब डर रहे नहीं थे। कौन? रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स। अंग्रेज सोच रहे थे हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। अब हम पढ़ेंगे हमारे टॉपिक को, जिसमें हमें पढ़ना है कि भाई जो हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट थे उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। पहले तो उनके उद्देश्यों को पढ़ेंगे, फिर उनका प्रोग्राम क्या था, फिर उनकी मेथड्स ऑफ स्ट्रगल क्या थी, किस तरीके से वो आज़ादी लेना चाहते थे। तो जो बहुत ही अग्रेसिव नेता हुए जिन्हें हमने सबसे ज़्यादा रौद्र रूप में देखा वो थे बाल गंगाधर तिलक। भाई भयंकर थे ये, तो बिल्कुल भी नहीं डरते थे किसी से भी। तो जो मोस्ट अग्रेसिव थे अमंग द नेशनलिस्ट लीडर वो थे बाल गंगाधर तिलक। जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे वी चिरोल, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि अगर इंडियन अनरेस्ट का फादर किसी को कह सकते हैं तो वो कौन ही है, बाल गंगाधर तिलक। भाई वी चिरोल, वैलेंटाइन नाम था इनका, वैलेंटाइन चिरोल जो थे उन्होंने कहा कि भाई जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्हें कहा जाएगा फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। भाई बात समझ में, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट किसे कहा? बाल गंगाधर तिलक को कहा। किसने कहा? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा। ठीक है, तिलक के अलावा भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जो बोल्ड एक्शंस के लिए जाने गए, जैसे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष। तो एक नहीं, पूरा के पूरा ग्रुप ही धमाकेदार था। तो फिर भी ध्यान से सुनना, जो मोस्ट अग्रेसिव थे नेशनलिस्ट में वो थे बाल गंगाधर तिलक। वैलेंटाइन चिरोल ने तो इन्हें कहा है कि ये कहे जाएंगे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, पर ये अकेले नहीं थे, इनके साथ बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष, ये भी ऐसे नेता थे जो अपनी बोल्ड एक्शंस के लिए जाने जाते थे। अब इनकी बेसिक बिलीव्स की और ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो भाई पहला बिलीव जो था, जो सबसे सच था, जो सबसे सही था, वो ये था कि ये बहुत अच्छे से जानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं इनका कोई भी सोच ऐसी नहीं है कि ये हमें कभी आज़ाद करेंगे, ये कभी हमारे साथ सही करेंगे, ये कभी कुछ हमारे लिए अच्छा कर ही नहीं सकते। तो हमारे जो बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, अरबिंदो घोष थे, इनका कोई भी फेथ नहीं था ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में कि भाई ये कभी हमारे साथ कुछ अच्छा करेंगे। इन्होंने हमेशा हाईलाइट किया कि कैसे ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, कितना छल कर रहे हैं, कितना कपट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट ने लोगों तक पहुंचाया। ये जो वर्ड डिसीट है बेटा, इसका मतलब होता है, एक मिनट, डिसीट का मतलब होता है छल और ट्रेचरी का मतलब होता है विश्वासघात। क्या होता है? विश्वासघात। समझ में आई बात? क्या होता है? विश्वासघात। ठीक है, तो डिसीट मतलब छल, ट्रेचरी मतलब विश्वासघात। तो हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट लोगों को ये बात बार बार हाईलाइट करके बताते थे कि भाई ये तो बड़े ही धोखेबाज लोग हैं, छल कपट करने वाले लोग हैं, विश्वासघात करने वाले लोग हैं। ठीक है, और इसी धोखेधड़ी से इन्होंने हमारे बेचारे इंडिया को जीत लिया। लाला लाजपत राय लिखते हैं कि ये जो अंग्रेज़ हैं ये हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं बैगरी को, तो हमें इन्हें बताना है कि भैया हम भिखारी नहीं हैं। ठीक है, द फेस ऑफ द 3 P's, प्रे, प्लीज, पेटिशन वॉज नाउ ओवर। ठीक है, तो अब लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि ये अंग्रेज़ों के सामने, क्योंकि हमारे शुरुआती कांग्रेसी नेता हाथ जोड़ कर गए, हमेशा प्रेयर की बात
प्रेयर की राजनीति की, पेटिशन की राजनीति की, तो ये हमें भिखारी समझने लगे हैं। तो अब हमें इन्हें बताना है कि भाई हम लोग भिखारी नहीं हैं। अब ये जो फेज़ था 3 P's का, प्रे, प्लीज़ और पेटिशन, अब ये ख़त्म हो चुका है। तिलक ने कहा कि हमारे पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ेंगे, ठीक है। जो मॉडरेट्स थे वो ये सोचते थे कि हम इन्हें मना पाएंगे, इन्हें मना के कुछ जीत लेंगे, ठीक है। पर हम ऐसा नहीं सोचते। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें कुछ मिलेगा तो वो स्ट्रॉन्ग प्रेशर के बाद ही मिलेगा। अंग्रेज़ सरकार पे जब तक हम प्रेशर नहीं बनाएंगे कुछ भी हमें मिलने से नहीं। फिर से सुनो एक बार। तिलक का कहना है कि पॉलिटिकल राइट्स विल हैव टू बी फॉट फॉर, पॉलिटिकल राइट्स के लिए हम लड़ेंगे। मॉडरेट्स ऐसा सोचते थे कि वो जीत जाएंगे अंग्रेज़ों को मना कर, पर हम ऐसा नहीं सोचते हैं। वी थिंक दैट दे कैन ओनली बी गॉट, उन्हें कुछ मिलेगा तो सिर्फ कम मिलेगा जब हम सरकार के ऊपर, हमें अगर कुछ चाहिए तो हमें सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा, ऐसा हमारे तिलक सोचते थे। देयर स्टडी स्पिरिट प्रोवोक्ड सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। इनका ये जो कट्टरपन था कि भैया आज़ादी तो लेनी ही है भले वो किसी भी कीमत पे मिले, इसी की वजह से इन्होंने सेल्फ रिलायंस के बारे में सोचा, सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में सोचा कि भाई हमें आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर अंग्रेज़ ना हो, अंग्रेज़ के बनाए हुए गुड्स ना हो, अंग्रेज़ के बनाए हुए इंस्टीट्यूशन ना हो, तब भी हम सर्वाइव कर पाएँ। सेल्फ रिलायंस का मतलब पता है क्या होता है? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्णय, हमारे निर्णय खुद के होंगे। हम अब अपने ऊपर इतना काम करेंगे कि हमें अंग्रेज़ों की कभी ज़रूरत ही ना पड़े, भले इंस्टीट्यूशन की बात हो, भले क्लॉथ की बात हो या किसी और प्रोडक्ट की बात हो। अब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। देखो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था असर्टिव नेशनलिस्ट का, तो बस वो यही था कि हमें स्वराज मिले, स्वराज से कुछ भी कम हमें मंजूर नहीं है, ठीक है। तो जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था असर्टिव नेशनलिस्ट का वो यही था कि हमें अगर कोई चीज़ सेटिस्फाई कर सकती है तो वो स्वराज, स्वराज से थोड़ा भी कम कुछ भी हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता। हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, अंग्रेज जाओ, हम खुद अपने आप को गवर्न कर लेंगे। तिलक का कहना था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरी कंट्री के लोग अपने ऊपर खुद रूल करेंगे, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ऐसे पाकर रहूँगा। जो लीडर्स थे जिनकी मॉडरेट पॉलिसीज़ थी, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की, है ना, कि भाई हम ब्रिटिश क्राउन के अंदर ही सेल्फ गवर्नमेंट बना लेते हैं, मतलब इंटरनल पॉलिसीज़ हमारी, एक्सटर्नल पॉलिसीज़ आपकी। समझ रहे हो कितना बेसिक डिफरेंस है दोनों में। मॉडरेटर्स क्या कह रहे हैं, जो मॉडरेटर्स हैं उनका मानना ये है, जॉली नेशनलिस्ट है, कि ठीक है भाई हम ब्रिटिश ग्राउंड के अंदर भी सेल्फ गवर्नमेंट बनाने को रेडी हैं, पर हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट क्या कह रहे हैं, नहीं हमें अब स्वराज चाहिए, आप तो हमें अब चाहिए ही नहीं। इनका जो ऑब्जेक्टिव था। अब एक बात और ज़रा ध्यान से सुनो कि इस बुक में बार बार तिलक को या बिपिन चंद्रपाल को, लाला लाजपत राय को क्या ही कहा गया है, एजर्टिव नेशनलिस्ट कहा गया है, ठीक है। पर बहुत सारी जगहों पे इन्हें रेडिकल्स या एक्सट्रीमिस्ट भी कहा गया है। पर कुछ सालों पहले ऐसा हुआ कि ये कहा गया कि ये थोड़े से हार्श वर्ड है, रेडिकल्स एक्सट्रीमिस्ट का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो इस पूरे बॉक्स का सिर्फ इतना सा मतलब है, इसलिए मैं इसको लाइन बाय लाइन रीड नहीं करी, कि भाई अगर आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेडिकल नेशनलिस्ट, तो ये मत बोलना कि भाई ये जो बुक हमें दी गई थी रेफ़र करने के लिए, रेफरेंस के लिए, इस बुक का वीडियो जो रश्मिन ने यूट्यूब पे बनाया था उसमें कहीं पर भी रेडिकल नेशनलिस्ट तो था ही नहीं। हाँ हमने तो पढ़ा ही नहीं, अब हम कैसे क्वेश्चन लिखें। तो बेटा ऐसा ना हो, इसलिए ये बॉक्स को यहाँ पर ऐड किया गया है कि रेडिकल नेशनलिस्ट ही असर्टिव नेशनलिस्ट है। अगर रेडिकल नेशनलिस्ट पे क्वेश्चन आएगा तो आप लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल को ही लिखोगे, उनकी रेडिकल पॉलिसीज़ को, मतलब उनकी असर्टिव पॉलिसीज़ को ही लिखोगे कि उन्हें स्वराज चाहिए था, वो आज़ादी को छीन के लेने में बिलीव करते थे, प्रेयर पिटीशन में बिलीव नहीं करते थे, वो गवर्नमेंट पे स्ट्रॉन्ग प्रेशर बनाना चाहते थे। आई बात समझ में? तो अगर आपके ICSE फाइनल एग्जामिनेशन के पेपर में आपको रेडिकल नेशनलिस्ट पे कोई क्वेश्चन ना आए तो आपको क्या ही लिखना है, असर्टिव नेशनलिस्ट। समझ में आ गई बात? चलो ज़रा ध्यान से सुनना। देखो
इमीडिएट ऑब्जेक्टिव इन लोगों का भी यही था कि भैया जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसे थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, पर असर्टिव नेशनलिस्ट को ऐसा कोई पीस मिल रिफॉर्म मिल ही नहीं रहा था जो उन्हें सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, तो लाला लाजपत राय एक बार लिखते हैं कि एक सब्जेक्ट नेशन में, देखो बेटा हम ब्रिटिश क्राउन के अंदर थे, है ना, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो जब आपको कोई क्राउन रूल करता है, राजा रूल करता है, तो आप सिटीज़न थोड़ी होते हो, आप क्या होते हो, एक सब्जेक्ट होते हो। हम इंडिया एक सब्जेक्ट नेशन था, तो यहाँ पर लाला लाजपत राय यही बात कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट नेशन की अगर सब्जेक्ट नेशन में अगर कोई पॉलिटिक्स हो रही है तो पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीडम ही होना चाहिए, इसके अलावा क्या पॉलिटिक्स है। अब तो एक सब्जेक्ट नेशन हो ना, जब तक आज़ाद नहीं हो जाते क्या पॉलिटिक्स करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। फिर से ध्यान से सुनो, ये लोग असर्टिव नेशनलिस्ट भी क्या चाहते थे कि भाई एग्जिस्टिंग सिस्टम इम्प्रूव हो, पर असर्टिव नेशनलिस्ट को कोई पीस मिल रिफॉर्म मिल ही नहीं रहा था कि भाई ये हो जाए तो इससे ये हो जाएगा, है ना। इन्हें तो क्या चाहिए थी, फाइनली आज़ादी। लाजपत राय ये बात बहुत अच्छे से लिखते हैं कि भाई पीस मील रिफॉर्म का क्या मतलब है। ठीक है, जब आप एक सब्जेक्ट नेशन हो, एक ऐसी कंट्री हो जिस पे फॉरेन रूल है, तो आपकी क्या पॉलिटिक्स, आपकी तब तक कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी जब तक आप पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीडम आज़ाद नहीं हो जाते, फ्रीडम की बात नहीं करते। इसके अलावा कोई पॉलिटिक्स आपकी कंट्री में है ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब्जेक्ट हो भैया, सिटीजन तो हो ही नहीं, आप सब्जेक्ट नेशन हो। देखो आज जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हमने नरेंद्र मोदी को इलेक्ट किया है, हम सिटीजन हैं, हम नागरिक हैं, पर जब राजा रूल करते हैं तो हम सब्जेक्ट होते हैं, जैसे राजा चलाएगा हम वैसे चलेंगे, पर डेमोक्रेसी में हम जैसे नेता को चलाएंगे नेता वैसे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे इनके प्रोग्राम को कि भाई क्या मेथड ऑफ स्ट्रगल इनकी थी। तो पहला था रिवाइवलिज्म। रिवाइवल करना, देखो बेटा ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया का एक ग्लोरियस पास्ट नहीं था, ठीक है, हमारे इंडिया का इतना ग्लोरियस पास्ट था कि वास्को डी गामा, बार्थोलोमियो और क्रिस्टोफर कोलंबस किसको ढूंढने निकले थे, इंडिया को, कि भाई एक ऐसी कंट्री है जो सोने की चिड़िया है, जहाँ सिल्क भी है, जहाँ कॉटन भी है, जहाँ स्पाइसेस भी हैं, उसको ढूंढने ये लोग निकले थे ना, तभी तो हमें कॉलोनी बना पाए। तो भाई इसी ग्लोरियस पास्ट की बातें करनी है, रिलीजियस बिलीफ की बातें करनी है कि हमारे लोगों में कॉन्फिडेंस जागे। तो रिवाइवलिज्म, तो जो हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि नेशनल मूवमेंट को इस तरीके से बिल्ड किया जाए कि उसका बेस रिलीजियस बिलीफ हो। तिलक ने शिवाजी फेस्टिवल को रिवाइव किया 1895 में। शिवाजी भी तो अपने देश के लिए हमेशा लड़ते रहे, वो कभी भी मुग़ल रूल को सुप्रीम नहीं माने। अपने जीवन जब से उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कभी वो मुग़ल रूल को अपना ओवरलॉर्ड या अपने से सुप्रीम नहीं माने, हमेशा लड़ते रहे जब तक जिंदा रहे। तो इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल को रिवाइव किया। उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात की, राणा प्रताप की बात की और शिवाजी की बात की, और इन्हें नेशनल हीरो की तरह दिखाया जिनकी मेमोरी को चेरिश किया जा सकता है। भाई जब ये अपने देश की, राणा प्रताप भी देखो जीते नहीं पर कैसे लड़े उस पर डिपेंड करता है। अकबर से हमेशा महाराणा प्रताप लड़ते रहे, जबकि उन्हें पता था कि अकबर से जीतना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी लड़ते रहे। तो महाराणा प्रताप हो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, शिवाजी हो, ये हमारे नेशनल हीरोज़ थे जिन्होंने गुलामी को स्वीकार नहीं किया। देन स्वदेशी के आइडिया को पॉपुलराइज इन्हीं लोगों ने किया। इन्होंने बड़े बड़े बोन फायर जलाए, बड़े बड़े आगों के ढेर जलाए, जिसमें फॉरेन क्लोथ, फॉरेन सॉल्ट, शुगर सबको जला दिया गया। जो ब्लेजिंग फ्लेम थी उसे वंदे मातरम से ग्रीट किया जाता था। मदर आई बो टू थी, हिंदी में इसे कहेंगे माता की वंदना करता हूँ, ठीक है, वंदे मातरम, हे माँ, भारत माँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे इन्होंने बड़े बड़े बोन फायर जलाए, जिसमें फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करते हुए उसे आग में जला दिया। बाइकआउट की बात करेंगे हम, तो स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट साथ साथ चल रही थी, ठीक है। इनफैक्ट जो बाइकआउट था उसका मतलब ही था कि आपको ब्रिटिश गुड को सिर्फ बाइकआउट नहीं करना है कि भाई आपके पास जो रेडियो था जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, या जो कांच की चूड़ियाँ थी, या जो सिंथेटिक मटेरियल था, सिर्फ इसी को बाइकआउट नहीं करना था। इसके अंदर
गवर्नमेंट का भी बॉयकॉट था, गवर्नमेंट सर्विसेज का बॉयकॉट था, गवर्नमेंट ऑनर्स का, गवर्नमेंट टाइटल्स का बॉयकॉट था। जैसे बहुत सारी टाइटल्स, जैसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल दिया था अंग्रेज़ों ने, उस टाइटल को बॉयकॉट करना था, उसे रिटर्न करना था, ऑनर्स को रिटर्न करना था, गवर्नमेंट सर्विसेज का बॉयकॉट करना था। ये सारी चीज़ें चल रही थी बॉयकॉट मूवमेंट में, ठीक है। पर कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ कपड़ों का, फॉरेन प्रोडक्ट्स का ही बॉयकॉट हुआ, ऐसा नहीं है बेटा। Besides the meaning, a man selling or buying foreign goods should be subjected to a social boycott. अगर आपकी कॉलोनी में, आपके एरिया में, आपके गांव में, आपके शहर में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो फॉरेन गुड्स की बाइंग और सेलिंग कर रहा होता है, तो आप उसका भी सोशल बायकॉट करोगे। तो यहाँ बायकॉट एक अम्ब्रेला टर्म था, सिर्फ इसको ऐसे मत समझो बेटा कि यहाँ पर हमने फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया, हमने गवर्नमेंट सर्विसेज का भी बायकॉट किया, इवन हमने उस व्यक्ति का भी बायकॉट किया जो अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, जो अंग्रेज़ों के गुड्स को सेल करता था, जो अंग्रेज़ों की हित की बात करता था। दैन नेशनल एजुकेशन। जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आए, नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुए, ठीक है। जो कंटेंट था नेशनल एजुकेशन था वो था सेक्युलर एजुकेशन, रिलीजियस और मॉरल एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन, वोकेशनल इंडस्ट्रियल एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन का एम था कि बच्चे के कैरेक्टर को डेवलप किया जाए, जबकि पॉलिटिकल एजुकेशन का मतलब था उसकी सिविक और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे सिखाई जाएं, बताई जाए। तो बेटा नेशनल एजुकेशन की बात की गई, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जहाँ पर नेशनल एजुकेशन दिया गया। उसमें सेकुलर एजुकेशन था, रिलीजियस मॉरल एजुकेशन था, धार्मिक शिक्षा थी, नैतिक शिक्षा थी, राजनीति की शिक्षा थी। वोकेशनल का मतलब होता है व्यापार, मतलब व्यावसायिक शिक्षा देना कि आप इसको पढ़कर कुछ ना कुछ व्यवसाय अपना कर सकते हो। इंडस्ट्रियल एजुकेशन दी गई, ठीक है। रिलीजियस एजुकेशन का मतलब सिर्फ यही था कि बच्चे का अच्छा कैरेक्टर बनाया जा सके, ठीक है। उस और पॉलिटिक्स में उसे सिखाया गया कैसे आपके सिविक और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बीइंग अ सिटीजन आपके क्या दायित्व हैं। अब इनके अचीवमेंट्स को हम पढ़ेंगे बेटा। पहला अचीवमेंट था अचीवमेंट था ये बेटा, इन्होंने ऐसा जीवन जिया जिसमें सफरिंग्स बहुत थी, सेक्रीफाइसेस बहुत थे। तिलक जब मराठा और केसरी में लिखते थे तो वो हमेशा कट्टर राष्ट्रवाद, स्टडी नेशनलिज्म ही लोगों को सिखाते थे। दूसरा, सेल्फ रिलायंस वॉज द वॉच वर्ड ऑफ दिस स्टडी नेशनलिस्ट, ठीक है। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों में बेटा हम अंग्रेज़ों के ऊपर इतना हद तक डिपेंड कर गए थे कि उनके खिलाफ़ लड़ने से हमें डर लगने लगा था। तो यहाँ पर जो हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट थे वो हमें ये सिखाते थे कि भैया अंग्रेज़ों की पे जो हमारी डिपेंडेंस है उसे हमें कम करना है, और वो कैसे होगी, सेल्फ रिलायंस के थ्रू होगी। ये चाहते थे कि इंडिया का कंप्लीट फेथ हो, इंडियंस का कंप्लीट फेथ हो अपनी एबिलिटीज़ में। क्यों हम हर चीज़ अंग्रेज़ों से खरीदें, हम अपनी नहीं बना सकते। तीसरा, जो स्वदेशी मूवमेंट था उसने ग्रेट स्टिमुलस दिया किसको, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। देखो जब आप फॉरेन गुड को बायकॉट करोगे बेटा तो ऐसा तो नहीं है जिससे अब आपने फॉरेन सॉल्ट को बायकॉट किया तो क्या आप नमक खाना छोड़ दोगे, आप कहीं से तो नमक जुगाड़ोगे, तो वो इंडियन इंडस्ट्रीज से आएगा। आप अगर मील क्लॉथ को, सिंथेटिक क्लॉथ को नहीं पहनोगे तो आप, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ भी नहीं पहनोगे, आप फिर कॉटन खादी पहनोगे जो इंडिया में बना होगा। तो जब स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट आया तो हमारी इंडियन इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा हाइक मिला। इसके अलावा जो स्वदेशी और बायकॉट कैंपेन था वो पॉलिटिकल वेपन की तरह भी काम किया बेटा, इसने क्रिपल कर दिया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को। चौथा, इन लोगों ने बेटा जो सोशल बेस था मूवमेंट का उसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड बना लिया। किस किस को जोड़ लिया अपने साथ, पीजेंट्स को, वर्कर्स को, वीमेंस को और यूथ को। देखो अभी तक जो 4 लोग बैठ के पॉलिटिक्स किया करते थे जैसे हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने अपने बेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। पीजेंट्स, किसानों को भी अपने मूवमेंट का पार्ट बनाया, वर्कर्स को, वीमेन को, यूथ को। जब तिलक अरेस्ट हुए 1908 में तो स्ट्राइक हुई मुंबई टेक्सटाइल वर्कर्स की। समझ में आ रही है बात। अब वर्कर्स भी इतना ज़्यादा एसोसिएटेड फील करने लग गए थे इस असर्टिव नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ कि जैसे ही तिलक का अरेस्ट होता 1908 में, मुंबई टेक्सटाइल वर्कर्स जो होते हैं वो हड़ताल पे चले जाते हैं, स्ट्राइक कर लेते हैं। फिफ्थ वन,
दे रिवाइव द शक्ति कल्ट इन इंडिया। देखो इंडिया में शक्ति कल्ट को रिवाइव किया असर्टिव नेशनलिस्ट ने। इन्होंने बहुत सारे यंग मैन को रेवोल्यूशन का पाथ दिखाया। जो रिवोल्यूशनरीज थे जैसे खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें हिस्ट्री याद करती हैं इनके सेक्रीफाइसेस की वजह से, जो सेक्रीफाइस इन्होंने दिया। तो इन्होंने शक्ति कल्ट को रिवाइव किया इंडिया में। बहुत सारे यंग मैन को इस तरीके से समझाया कि वो अपनी जान तक देने से पीछे नहीं हटे। जैसे खुदीराम बोस की बात करो, मदन लाल ढींगरा की बात करो, राम प्रसाद बिस्मिल की बात करो, इन्हें आज भी इतिहास में जाना जाता है इनके सेक्रीफाइसेस के लिए। फाइनली बेटा, ये लोग कभी भी झुके नहीं, भले इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कैसा भी प्रेशर बनाया हो। इनका ऑब्जेक्टिव था टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। हमें ना डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, ना आपका ये लालच चाहिए, ना वो लालच चाहिए। हमें कोई लॉलीपॉप की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या चाहिए? टोटल इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमारी कंट्री, हमारे नेशन के लिए। दे रिफ्यूज़ टू बर्ज एन इंच फ्रॉम दैट पोजिशन। एक इंच भी इस पोजीशन से ये पीछे हटने वाले नहीं थे। डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। बेटा ये ऑलरेडी 35 मिनट का वीडियो बन चुका है। बच्चे बोल रहे थे आज सेकेंड पार्ट कंप्लीट करते ना बेटा, अभी 4 पेज और बचे हैं। चलो एक पैराग्राफ और कर लेते हैं हम, फिर मैं बंद कर दूँगी इस वीडियो को यहीं पर, है ना। डिफरेंसेस बिटवीन द अर्ली नेशनलिस्ट एंड द असर्टिव नेशनलिस्ट। पहला बेसिक बिलीफ के डिफरेंस को हम पढ़ेंगे। अगर हम बेसिक बिलीफ की बात करें तो जो मॉडरेट व्यूज़ रखने वाले लोग थे वो लंदन को इंस्पिरेशन की तरह देखते थे, गाइडेंस की तरह देखते थे। भले ही वो गोपाल कृष्ण गोखले हों, रनाडे हों, दादा भाई नेहरूजी हों या दूसरा कोई भी लीडर हो, इनका बहुत फेथ था ब्रिटिश गुडनेस में कि भाई एक ना एक दिन तो ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। वो इंस्पिरेशन की तरह देखते थे इंग्लैंड को, गाइडेंस की तरह देखते थे इंग्लैंड को। दे रेडीली कंसीड करते थे कि भैया ब्रिटिश रूल के कुछ ना कुछ तो फ़ायदे इंडिया को हुए हैं। ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवे लाए, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्या किया? यूनिफाई किया। ठीक है, पहले इंडिया तो पार्ट पार्ट में डिवाइडेड था। सच ऐसे बिलीव थे दादा भाई नेहरूजी के, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले के। पर जो तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे या दूसरे नेता थे, वो ब्रिटिश रूल को कर्ज करते थे। ठीक है, उसे कोसते थे और कहते थे जब से ये इंडिया में आए हैं तब से हमारे लिए सिर्फ मिजरी, हमारी कंडीशन और दयनीय दयनीय बनाते रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ भी हमारे लिए अच्छा नहीं किया। तो पहला तो इनके बिलीव, जहाँ पर मॉडरेट सोचते हैं ब्रिटिश रूल अच्छा है, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया है और आगे भी अच्छा करेंगे। पर यहीं पे जो असर्टिव नेशनलिस्ट है, जिन्हें हम रेडिकल नेशनलिस्ट भी कह सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी कह सकते हैं, इनका मानना ये है कि ना 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 ना, जब से यहाँ है हमारा दुख ही बड़ा है, कुछ भी अच्छा तो नहीं हुआ। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट और यहीं पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम अल्टीमेट ऑब्जेक्ट की बात करें तो 1906 में जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो स्वराज की बात तो कर रहे थे कि भाई गोल इंडिया का स्वराज लेना ही है। बिफोर दैट इनका जो एजिटेशन था वो सिर्फ इस बात पे होता था कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर दो, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म कर दो। बेटा हम लोगों ने जब इस वीडियो को स्टार्ट किया था तो हमने पहले यही बात की थी ना कि दादा भाई नेहरूजी ने पहली बार स्वराज शब्द को बोला है। इसके पहले ये स्वराज इनके दिमाग में, इनकी सोच में कहीं था ही नहीं। ये सिर्फ अंग्रेज़ों से थोड़े से रिफॉर्म, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़े से रिफॉर्म इकोनॉमी में, बस यही चाहते थे। जबकि असर्टिव नेशनलिस्ट तो डे वन से यही चाहते थे कि भैया हमारा उद्देश्य सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म पाना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पाना नहीं है। हमें तो चाहिए एब्सोल्यूट स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आज़ादी। इन द वर्ड ऑफ पट्टाभाई सिद्धरामैया, पट्टाभाई सिद्धरामैया कहते हैं कि गोखले का प्लान था कि इम्प्रूव किया जाए एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को। तिलक चाहते थे कि इसे पूरी तरह रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, पूरी तरह फिर से बनाया जाए। गोखले का प्लान था कि एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में बस कुछ सुधार ठीक है, पर तिलक का मानना था ना, पूरी तरह फिर से बनाया जाए। गोखले मेथड शॉट टू विन द फॉरेनर्स, तिलक टू रिप्लेस हिम। गोखले का
मेथड थी। गोखले ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से इन फॉरेनर्स को जीता जाए कि ये हमारे लिए कुछ 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 अच्छा कर दें। पर तिलक कहते थे नहीं भैया, ये कुछ अच्छा नहीं करेंगे, हमें तो इन्हें ही रिप्लेस कर देना है। तो आई बात समझ में? होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। पट्टा सीतारामैया कहते थे गोखले का प्लान था कि एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारो। दादा भाई ने सॉरी बाल गंगाधर तिलक कहते थे नहीं, इसे बदल दो। गोखले कहते थे फॉरेनर्स को जीतो, पर तिलक कहते थे इन्हें बदल दो, इन्हें रिप्लेस कर दो। बेटा आप लोग कहेंगे तो हम पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? चलो क्या कर देंगे, मतलब पार्ट 3 हम यहीं से पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखो।